नमस्कार, मेरा नाम भूपेश तिवारी है। मैं उत्तराखंड शासन में अपर सचिव वित्त और ऊर्जा के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग यहाँ पर आपसे वित्तीय नियमों के संबंध में वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं और आपके साथ जो इस समय वार्ता होगी हमारी, वो वित्तीय नियमों के संबंध में ही होगी। आप सब जानते हैं कि शासन के द्वारा जो भी धनराशि, चाहे वो भारत सरकार के द्वारा दी जाए या राज्य सरकार के द्वारा दी जाए, उसका उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि उस धनराशि का प्रॉपर मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसकी जो है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रह सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ नियमों का पालन करें। शासन के द्वारा कुछ नियम इस संबंध में बनाए गए हैं, जिनको हम वित्तीय नियम या अधिप्राप्ति से संबंधित नियम कहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हम उन नियमों को देखें और उन नियमों के अनुसार ही कार्य करें। तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए उन नियमों का जानना एक बार आवश्यक हो जाता है। तो मैं आज आपसे उन नियमों के बारे में ही बातें करूँगा और हम उस पर जो भी हमारे नियम हैं फाइनेंशियल हैंडबुक से रिलेटेड, उनके बारे में हम बात करेंगे। वित्तीय नियम जनरली हमारे जो फाइनेंशियल हैंडबुक्स हैं उनसे ही हमने लिए हुए हैं। हमारे पास फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 है, जिसमें डेलीगेशन ऑफ पावर्स या जिसको हम कहते हैं कि वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधान किया गया है। फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 है, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये हमारी व्यक्तिगत हैंडबुक है और इसमें जो है व्यक्ति विशेष यानी अधिकारी या कर्मचारी जो कार्मिक हैं हमारे, उनसे संबंधित नियम दिए गए हैं, चाहे उसका अवकाश नियम हो या उसके बारे में कहें कि उसका वेतन निर्धारण होता है या उसका ज्वाइनिंग टाइम के बारे में। इस तरह के नियम वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 में दिए गए हैं। वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 3 जो है आपकी, जिसे फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 3, इसमें यात्रा संबद्धता संबंधी नियम दिए गए हैं, टीए रूल्स। तो कोई भी सरकारी सेवक या कोई भी सेवक अगर किसी कार्य से, जिसे हम कहते हैं कि राजकीय कार्य से अगर कहीं प्रस्थान करता है, तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं कि किस मोड से यात्रा करेगा, क्या उसको अनुमन्य होगा। तो उस अनुमन्यता को देखने के लिए हम फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 3 देखते हैं। कोई भी कार्य जो धनराशि, जो शासन धनराशि हमें दे रहा है, उसके माध्यम से जो भी कार्य कराए जाते हैं, उसके लिए हमारे अधिप्राप्ति से संबंधित नियम हैं और वर्ष 2008 में इनको कंसोलिडेट करके अधिप्राप्ति नियमावली 2008 बनाई गई थी, जिसको कालांतर में हमने 2017 में संशोधित किया और अब हम उसको उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नाम से जानते हैं। तो उसमें कुछ नियम हैं जो अधिप्राप्ति से संबंधित, क्योंकि आपके पास धनराशि जो आती है वो शासन से कुछ कार्यों को करवाने के लिए आती है और उसको आप उनके अनुसार ही कार्यों को करते हैं। तो उन कार्यों को करते समय आपको वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे आपसे। जैसे सामग्री आप जो खरीदते हैं उससे संबंधित नियम हो गए, या इसके अलावा आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं तो उससे संबंधित नियम हो गए। सामग्री की बात अगर हम करते हैं तो सामग्री के अंदर आपकी स्टेशनरी हो गई, पेन, पेंसिल वगैरह, जो भी चीज़ आप खरीदें, कागज़ वगैरह, ये सब सामग्री के रूप में आता है। इसके अलावा जो हमारी नई डेफिनेशन बनाई गई थी, जिसमें वाहन का भी क्रय करना है या हवाई जहाज़ का भी क्रय करना अगर आप चाह रहे हैं, दवाइयाँ क्रय करना चाह रहे हैं, या इसके अलावा सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं या लाइसेंसेज आप लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर का, तो ये सब भी हमारे जो है सामग्री के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसी जो आपका प्रोक्योरमेंट रूल है, इसी के अंदर एक टर्म आपके पास आएगा अक्सर, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लोक निजी सहभागिता। ये देखते हुए कि प्राइवेट पार्टनर का भी जो हमारे कार्य हो रहे हैं उसमें योगदान हो, इसके लिए लोक निजी सहभागिता नामक टर्म यूज किया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टेन इनपुट दिया जाता है और उसके अलावा प्राइवेट पार्टनर अपना इनपुट देता है। दोनों मिल करके उस काम को कंप्लीट करते हैं। दोनों एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये विन विन सिचुएशन होती होगी दोनों के लिए ही, डिपार्टमेंट के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए और प्राइवेट पार्टनर के लिए भी। एक टर्म आपके पास आएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी। आपने ऑक्शन का शब्द सुना होगा,
नीलामी जो हम करते हैं उसी तरह से उसका एक तरह से आप ये समझिए कि रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया ये अपनाई जाती है, जिसमें जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है वो कोशिश करता है उसे कम से कम दाम पर सामान मिले। तो ऑक्शन की प्रक्रिया से ये देखते हुए कि सामग्री हम कम से कम दाम पर किस तरह से ले सकते हैं, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। इलेक्ट्रॉनिक नाम लगा हुआ है तो ये जो है उसमें होती है, ई मोड में की जाती है। मैं आपसे बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद जेम के बारे में, गवर्नमेंट मार्केटिंग प्लेस जो है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन को यूज किया जाता है, और इसके बारे में मैं आपसे अभी आगे चर्चा करूंगा। कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जो हमारे प्रोक्योरमेंट से संबंधित या अधिप्राप्ति से संबंधित, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला सिद्धांत ये आ जाता है कि हम कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, या कोई भी सामग्री हम क्रय कर रहे हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी ऑर्डर प्लेस करें या जो भी हम कार्य करवा रहे हैं उसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस और फेयरनेस को ध्यान में रखें, यानी पारदर्शिता का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान रखना है, और तीसरी चीज़ है निष्पक्ष होकर के भी हमें काम करना होगा। तो कोई भी अगर हम जैसे टेंडर प्रक्रिया अपनाएं या हम कोई सामग्री खरीदें कहीं से भी, तो हमें ये तीनों चीज़ें, हमें इनका पालन ही नहीं करना है, बल्कि हमारे पेपर्स भी हमें ये बताएं कि हाँ हमने इनका पालन किया है। क्योंकि ऑडिट नॉर्मली आप देखते हैं कि 2 से 3 साल के बाद होता है, और जब ऑडिट होता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ वो पत्रावली ही आपको बता सकती है कि आपने किस तरह का पालन किया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति सामान खरीद रहा था वो चला गया होगा, या उसके अलावा हो सकता है उसका ट्रांसफ़र हो गया हो या रिटायर हो गया हो। उसके अलावा उसको भी ये याद ना हो कि उसने उस समय किन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके सामग्री खरीदी होगी। तो इन सब चीज़ों का उल्लेख पत्रावली में ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपकी पत्रावली ये बताए कि हाँ आपने ट्रांसपेरेंट वे में काम किया, आपने प्रतिस्पर्धा अपनाई है, यानी कि आपने सिर्फ एक व्यक्ति को ही सामग्री खरीदने के लिए आदेश नहीं कर दिया, और तीसरी चीज़ कि आपने निष्पक्ष होकर के काम किया। नियम दूसरा ये कहता है कि जब तक कोई छूट ना दी जाए आप हर प्रक्रिया में टेंडर को अनुपालन करेंगे, टेंडर प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है, ये नियमों में भी व्यवस्था है। कहीं कहीं पर व्यवस्था दी गई है कि जहां आपको टेंडर नहीं अपनाना है वहां पर आप कोटेशन से भी काम कर सकते हैं। वो क्या होते हैं ये टर्म्स, मैं अभी आऊँगा इन पर। लेकिन जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पर अगर कोई छूट नहीं दी गई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो अधिप्राप्ति करनी है वो निविदाओं के माध्यम से ही की जानी है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि अगर आपने किसी को रोका नहीं है प्रक्रिया अपनाने से, टेंडर प्रक्रिया अपनाने से, कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, तो उसको छोड़ करके बाकी आप किसी को टेंडर में अपना कोटेशन डालने के लिए डिबार नहीं कर सकते हैं। अगर आप मतलब सबसे आप ये कोटेशन आमंत्रित करेंगे, अनलेस कि आपने किसी को ब्लैक लिस्टेड किया हो, या जो है आप उसको किसी कारण से आपने उसे मना किया है, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी फर्म को, तभी उसे आप रोक सकते हैं टेंडर डालने से। अदरवाइज आप सबको टेंडर डालने के लिए आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा जो अभिलेख आपके पास हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने टेंडर निकालने के लिए रखे थे, उनको आप प्रॉपरली अपने पास संभाल करके रखें और उसका रिकॉर्ड प्रॉपर रखा जाए, ताकि कभी ऑडिट के समय अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको दिखा सकें। और अधिप्राप्ति का जो आपने प्रोक्योरमेंट का जो निर्णय आपने लिया है उसको आपको ध्यान में रखना होगा, और उसको भी आपको लिखना चाहिए कि किस कारण से आपने ये निर्णय लिया। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि आप चाहें तो L1 से अतिरिक्त L2 को भी, यानी जिसके रेट्स लोवेस्ट नहीं है उसको भी दे सकते हैं, लेकिन उसका कारण आप बताएंगे कि किस कारण से आपने उसको L1 को ना दे करके ऑर्डर L2 को दिया है, तो उसको आप उसमें अभिलिखित ज़रूर करें। नेगोशिएशन से बचें, नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। विशिष्ट परिस्थितियों में अगर नेगोशिएशन करने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो आप सिर्फ़ और सिर्फ जिसने न्यूनतम बोली आपके पास लगाई है उसके साथ ही नेगोशिएशन की कार्यवाही करें। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। वैसे अगर हम CBC की गाइडलाइन देखें तो उसमें उन्होंने, विजिलेंस कमीशन की अगर हम गाइडलाइंस को देखते हैं तो उसमें उन्होंने ये व्यवस्था की है कि आप नेगोशिएशंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोक्योरमेंट रूल में हमने ये व्यवस्था डाल रखी है कि अगर आपको नेगोशिएशन करना भी पड़े तो किसी भी परिस्थिति में आप जो लोवेस्ट बिडर है, जिसने सबसे कम रेट दिए हैं, उसके साथ ही नेगोशिएशन करेंगे। कोशिश करें कि साल भर की जितनी सामग्री, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको एक साथ खरीदें, सामग्री को टुकड़ों में न तोड़ा जाए।
ऐसा करने से, टुकड़ों में तोड़ने पर ये हो सकता है कि आपको रेट्स ज़्यादा मिलें। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो मतलब सामग्री जिस तरह की आपको चाहिए थी वो ना हो, तो आवश्यक मात्रा को विभाजित न किया जाए, ये ध्यान रखना भी आपका काम होगा। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वित्तीय औचित्य के मानकों का ध्यान में रखा जाए। अब वित्तीय औचित्य के मानक क्या हैं? जिसका सबसे पहला पॉइंट यही है कि किसी भी सरकारी धन का सरकारी कर्मचारी हो जिसको जो लोक धन है, पब्लिक मनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको व्यय करते समय उसी प्रकार का की सतर्कता बरतनी चाहिए जैसी कि एक सामान्य बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति अपने निजी धन को व्यय करते समय सतर्कता बरतता है। पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सामान्य बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति, यहाँ पर ये शब्द इम्पोर्टेंट है कि सामान्य बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का सामान खरीदते समय अपने धन से किस प्रकार की सतर्कता बरतता है। वैसी ही सतर्कता आपको जो पब्लिक मनी है उससे सामग्री खरीदते समय भी ध्यान में रखनी है। दूसरा जो पॉइंट है ये स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का, यानी वित्तीय औचित्य का, वो ये है कि कोई भी प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जिससे उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसी को लाभ हो, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अपने लाभ के लिए कोई आदेश निर्गत नहीं करेगा। तीसरी चीज़ कि जो धनराशि हम व्यय कर रहे हैं, यह पूरा प्रयास होना चाहिए कि उसका समुचित लाभ डिपार्टमेंट को या जिस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है उसका वो समुचित लाभ प्राप्त किया जा सके। और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पहले होना चाहिए था हमारे हिसाब से कि जो धनराशि तभी व्यय की जाए जब उसकी आवश्यकता हो। हमारे पास पैसा है इसलिए हमें उसको खर्च करें, ये नहीं होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता है, हमें ये कार्य करना है, इसको ध्यान में रखते हुए तब धनराशि का व्यय किया जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2017 में एक ई पोर्टल बनाया है जिसे हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोग सामग्री खरीदते हैं, जैसे अमेज़ॉन से सामग्री खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से सामग्री खरीदते हैं। आप ऑनलाइन सामग्री खरीदने का कार्य करते हैं आप अपने निजी व्यय से। उसी तरह की व्यवस्था कि अगर ये व्यवस्था गवर्नमेंट लेवल पर भी अपनाई जाए तो कैसा रहेगा, इसको सोच करके विभाग के द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल बनाया गया। और इस पोर्टल पर हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध है जिसको आप खरीद सकते हैं। हमने अपने उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट रूल में भी ये व्यवस्था रखी है कि आप सामग्री को इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से खरीद सकते हैं। नियम हमने वही कहा है कि जो प्रक्रिया भारत सरकार ने निर्धारित की है उसी प्रक्रिया के आधार पर सामग्री आप भी यहाँ पर खरीदेंगे। बस इतना हमने ज़रूर किया है कि धनराशि हमने उसमें लिमिट कर दी है। भारत सरकार ने तो काफ़ी धनराशि छोड़ दी है उसमें कि आप इतने तक खरीद सकते हैं। एकल सोर्स, सिंगल सोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, सिंगल सोर्स में आप तब सामग्री का क्रय कर सकते हैं जबकि आपको ये मालूम हो कि एक ही फर्म ऐसी है जो उस सामग्री को बनाती है। ऐसा विशेष रूप से जो सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस वगैरह हैं उनके बारे में हो सकता है, जब आपको ये पता हो कि विशेष फर्म ही उस सामग्री को बनाती है। इसके अलावा आपदा की स्थिति में 10 लाख तक का सामान आप चाहे सामान हो, चाहे कार्य हो, या फिर कोई सेवाएं प्राप्त करनी हो, इसके लिए आप जो है 10 लाख तक का सिंगल सोर्स के आधार पर कर सकते हैं। सिंगल सोर्स एक और चीज़ में भी होता है, आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर के पार्ट्स चेंज होने हैं तो जो कंप्यूटर आपने खरीदा है उसी के पार्ट्स लगेंगे। या आपके पास फोटोकॉपियर है तो फोटोकॉपियर में भी वही पार्ट लगेंगे जो जिस कंपनी का आपने फोटोकॉपियर खरीदा है। तो इसमें अपने तकनीकी विशेषज्ञ के परामर्श के हिसाब से आप इसको भी सिंगल सोर्स के आधार पर क्रय कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसके अलावा आपको एक प्रमाण पत्र भी सक्षम प्राधिकारी को प्रमाण पत्र देना होता है कि ये सामग्री इसलिए हमें आवश्यक है क्योंकि इसके अलावा कोई और मॉडल और मेक स्वीकार नहीं है और इसके अलावा सक्षम अधिकारी से इसमें स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के बारे में मैंने आपसे बात की है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके पास इसमें आता है वो ये है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता बनाए रखना भी ये विभाग का दायित्व है, या जो सामग्री क्रय कर रहे हैं सक्षम प्राधिकारी का ये दायित्व भी है कि वो पारदर्शिता बनाए रखें। आपने देखा होगा कि अक्सर जो बिडर हैं, जो निविदादाता हैं, वो कुछ चीज़ें ये डाल करके छोड़ देते हैं कि हम इस पर कोई चार्ज नहीं लेंगे, जीरो चार्ज लेकर के
और चूँकि ज़ीरो चार्ज देते हैं तो उनके साथ हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो पाता है जिसमें हम उनको किसी उसके लीगल वे में बाइंड कर सकें। तो इसलिए नियमों में ये व्यवस्था इस बार 2017 के जो प्रोक्योरमेंट रूल्स थे उसमें ये व्यवस्था डाल दी गई कि अगर किसी ने ज़ीरो चार्ज कोट किया है तो उस निविदा को आप स्वीकार नहीं करेंगे, और इस आशय का आपको टिप्पणी पहले ही देनी पड़ेगी अपने बिड के डॉक्यूमेंट में। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बिड डॉक्यूमेंट जो आपने पब्लिश किया है, एक बार पब्लिश होने के बाद और बिडर्स के आपके पास निविदाएं प्राप्त हो जाने के बाद आप बिड की कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर आपको वही कंडीशंस फॉलो करनी है जो आपने अपने बिड में लिखी हुई हैं। तो अगर नील चार्ज दिए गए हैं तो उस निविदा को आप स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस 2017 के अधिप्राप्ति नियमावली में हमने चेंज की थी वो ये रखी थी कि अगर एक ही निविदा प्राप्त हो रही है तो उसका क्या किया जाए। सामान्यतः हमें कई बार शासन को ये रिप्रेजेंटेशन भेजना पड़ता था कि साहब इस फर्म की हमें एक ही फर्म की निविदा प्राप्त हुई है तो हम इसको किस तरह से इसका निस्तारण करें। इसके लिए व्यवस्था इस बार बना दी गई है कि यदि पहली बार टेंडर करने पर आपको एक ही निविदा प्राप्त होती है तो उस केस में आप उस निविदा को निरस्त कर देंगे, और निरस्त करने के बाद आप अपनी जो कंडीशंस हैं उनको रिविजिट करेंगे, पुनर्परीक्षण करेंगे। उसका पुनर्परीक्षण करके आप ये देखेंगे कि निविदा की शर्तें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शर्त हमने ऐसी डाल दी है जो हमें रोक रही है अनावश्यक लोगों को पार्टिसिपेट या बिडर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको परिवर्तित करें और उसके बाद दोबारा निविदा निकाली जाए। अगर दोबारा निविदा निकालने पर भी एक ही निविदा प्राप्त होती है तो जो सक्षम अधिकारी है, जो सक्षम प्राधिकारी है जिसने टेंडर स्वीकार करना है, वो इस टेंडर को सिंगल टेंडर के रूप में भी स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि ये 3-4 चीज़ें पूरी हुई हो। नंबर 1, आपने पूरा समय दिया हो टेंडर करने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपने इसका एडवर्टीजमेंट प्रॉपर किया है। तीसरी चीज़, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं है जो किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो। और चौथी चीज़ की प्राइस यानी जो वो हैं दरें हैं वो रेट रीज़नेबल हैं। रेट रीज़नेबिलिटी देखना, मैं एक बार फिर इस पर जोर दे रहा हूँ कि रेट रीज़नेबिलिटी देखना ये सक्षम प्राधिकारी का दायित्व है कि वो ये देख लें कि जो रेट्स हैं वो मार्केट के रेट से मैच करते हैं। इसके अलावा हम निविदाएं जो निकालते हैं वो 2 प्रकार से निकालते हैं। एक कहलाती है हमारी सिंगल सोर्स निविदा या एकल प्रस्ताव निविदा जिसे हम कह सकते हैं। इसमें हम एक लिफाफे में ही निविदा मांगते हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी और फाइनेंशियल बिड भी। दूसरी हमारी होती है 2 निविदा प्रणाली, 2 प्रस्ताव निविदा प्रणाली। इसमें हम ऐसी निविदाएं निकालते हैं जिसमें हमें हाई वैल्यू प्लांट चाहिए हो, इक्विपमेंट चाहिए या मशीनरी हमें जिसमें ख़रीदनी है, जिसमें हमें टेक्निकल डिटेल्स भी चाहिए, और उसके लिए हम टेक्निकल बिड आमंत्रित करते हैं एक, और दूसरा फाइनेंशियल बिड मांगते हैं। तो हम इन दोनों को 2 अलग अलग लिफाफों में मांगते हैं। एक लिफाफे में हमारी टेक्निकल बिड होगी और दूसरे लिफाफे में हमारी फाइनेंशियल बिड होगी, और इन दोनों लिफाफों को हम एक लिफाफे में, बड़े लिफाफे में बंद करते हैं। तो जिस समय निविदाएं खोली जाती हैं उस समय सबसे पहले टेक्निकल बिड वाला लिफाफा खोला जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा कि टेक्निकली कौन से बिडर जो हैं वो आपके क्वालिफाई कर रहे हैं, जो निविदा के लिए, मतलब जो फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए पात्र हो रहे हैं। तो ऐसे निविदादाता या ऐसे बिडर्स जो टेक्निकली क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हीं की हम फाइनेंशियल बिड को खोलने का काम करते हैं। बाकी जो टेक्निकल बिड क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं टेक्निकली, उनको हम उनकी फाइनेंशियल बिड नहीं खोलते हैं और उसको एज इट इज़ रख देते हैं। और फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद जिसकी बिड सबसे कम होगी, यानी जो लोएस्ट बिडर होगा, L1 जिसको हम कह रहे हैं, लोएस्ट वन, उसकी बिड को हम एक्सेप्ट करके उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि 25,000 तक की सामग्री हम बगैर कोटेशन के खरीद सकते हैं। इसमें 25,000 तक सामग्री, देखिए नियम ज़रूर है कि 25,000 तक का सामान आप बगैर कोटेशन के खरीद सकते हैं, और इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं इनको आप 50,000 तक का सामान खरीद सकते हैं, वो भी बगैर कोटेशन के। नियम में ज़रूर आप ये शिथिलता दी गई है कि आप सीधे खरीद लें, लेकिन इसके साथ साथ हमने मतलब जो नियम है उसमें बांधने का प्रयास भी किया गया है, और कि जो सक्षम प्राधिकारी है उसको एक सर्टिफिकेट देना होता है, प्रमाण पत्र, जिसमें लिखा होता है कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज्ड आर ऑफ requisite quality and specifications and have been purchased from a reliable supplier at a reasonable rate।
मेरे द्वारा जो वो लिया सामग्री क्रय की गई है उसकी गुणवत्ता, उसकी दरें और जो सप्लायर है वो रिलायबल है, दरें और गुणवत्ता सही हैं और जो मेरे द्वारा खरीदी गई हैं स्पेसिफिकेशंस के अनुसार हैं। ये प्रमाण पत्र उसको देना होगा और तब जो है इस सामग्री का जो है वो क्रय कर सकता है। जो ऑडिट के समय जब भी ऑडिट होता है तो उस समय ये प्रमाण पत्र जरूर देखते हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया है या नहीं दिया गया। प्रोक्योरमेंट को और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में ये व्यवस्था भी की गई है कि अब आप बजाय मैनुअल टेंडर के हम ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से सामग्री को क्रय करें। गवर्नमेंट का पोर्टल है www.uktenders.gov.in। इस पर कोई भी टेंडर, जैसे अगर हम सामग्री खरीद रहे हैं तो 25 लाख 2.5 लाख से ऊपर का सामान हम अगर ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो टेंडर हम इसमें डालेंगे। और इसके अलावा 25 लाख से अधिक का अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं तो हम उसको भी ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ही क्रय करेंगे। यहाँ पर हम ऑनलाइन बिड ही लेते हैं। इसमें आपको हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वेंडर्स के लिए सुविधा है इसमें कि हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। इसके अलावा हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी चाहिए कि सभी डिपार्टमेंट अपना एक एनुअल वार्षिक प्लान बनाएंगे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पर और उस प्लान में आपका पूरा साल भर का डिटेल होना चाहिए कि हम इस वर्ष में क्या क्या चीज़ें खरीदेंगे, किस आधार पर हम सामग्री को क्रय करेंगे। ये वार्षिक प्लान आपकी वेबसाइट में भी होना चाहिए। जैसे अगर पंचायती राज का सामान हम खरीद रहे हैं, पंचायती राज विभाग अपना प्लान बना रहा है तो पंचायती राज विभाग अपनी वेबसाइट में भी इस प्लान को डालेगा कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा क्या क्या प्लान है, कौन कौन सी सामग्री हमारी क्रय की जानी है। और फिर हम उसमें देखिए इमरजेंसी में हम कोई सामान खरीदते हैं उसके लिए नियम अलग है, लेकिन हमारा साल भर का एक प्लान होना चाहिए कि हम किस तरह से सामग्री का क्रय करेंगे और उसको हम किस आधार पर वो कार्रवाई करेंगे। और उस प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपनी बजट व्यवस्था देखते हैं और बजट व्यवस्था के आधार पर हम अपना सामग्री क्रय करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली, मैंने जैसा आपसे शुरुआत में कहा था कि हमें जो धनराशि प्राप्त हो रही है वो या तो भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त हुई है या फिर जो हमें राज्य सरकार उपलब्ध कराती है धनराशि। कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो हम अपने स्तर से भी धनराशि को इकट्ठा करने का मतलब धनराशि जनरेट करने का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के सोर्सेज से जो धनराशि हम एकत्र करते हैं उस धनराशि का उपयोग भी हम उन कार्यों के लिए कर सकते हैं जो कार्य हमारे जैसे पंचायतों के लिए जो उनको दिए गए हैं कार्य जिनको उन्हें करना है उसके आधार पर वो कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम अपने हिसाब से खर्च कर लें। उसके लिए भी व्यवस्था यही है कि नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जिन नियमों की बात हम अभी आपसे कर रहे थे, इससे पहले हमने जो नियमों की बात की है, उन्हीं नियमों के आधार पर उस धनराशि को भी व्यय करने की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी धनराशि जो आप जनरेट करते हैं किसी टैक्स के माध्यम से या किसी अपने सोर्सेज के आधार पर जो धनराशि को जनरेट करते हैं, इसको क्लब किया जा सकता है जो सरकार की तरफ से जो आपको राजकोष में जो धनराशि मिली है उनके साथ मिला करके, और उसके आधार पर अगर कहीं पर कमी हो रही है तो उसके लिए अतिरिक्त बजट की मांग आप अपने विभाग में कर सकते हैं ताकि जो धनराशि है उसका प्रॉपर उपयोग हो सके। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो धनराशि हम जनरेट कर रहे हैं ये मानते हुए कि ये पब्लिक मनी है, इसका उपयोग फाइनेंशियल जो वो है क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए हम इस धनराशि का प्रॉपर उपयोग करें और इन नियमों का भलीभांति पालन करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपत्ति या ऑडिट आपत्ति से बच सकें, किसी प्रकार के धनराशि के दुरुपयोग के आक्षेपों से बचाव हो सके। मुझे वित्तीय नियमों में इतनी ही आपसे बात करनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।